Hello and welcome to SPM IS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 371 to 395. Topic number 371 is about golden visa. So ये golden visa लेकर के आया था UAE इस साल और it is a long term residence visa given by UAE. जो big investors होते हैं, entrepreneurs होते हैं या individuals with outstanding talents, उनको ये golden visa देता है UAE. हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आसाम के NRI वेदांता बरुआ बिकेम द फर्स्ट एसएमईज टू रिसीव 10-year गोल्डन वीज़ा फ्रॉम UAE. उसके अलावा कई सारे इंडियंस को हाल फिलहाल में ये गोल्डन वीज़ा मिल चुका है. शाहरुख खान को मिल चुका है बहुत पहले से. हाल फिलहाल में संजय दत्त को मिला था ये गोल्डन वीज़ा, जिस कारण से ये न्यूज़ में था. चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 372 इज़ अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस. तो G7 समिट चल रही थी, वहाँ पे उन्होंने फैसला किया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए 1989 में. और इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन काम है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. इसका सेक्रेटेरिएट है इन द OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस. तो जिस बिल्डिंग में OECD का हेडक्वार्टर है वहीं पे इसका सेक्रेटेरिएट भी है FATF का. और दुनिया के 39 मेंबर्स हैं इसके. FATF के टोटल 39 मेंबर्स हैं. 37 कंट्रीज इसके मेंबर हैं प्लस 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर हैं. तो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसके मेंबर हैं वो हैं यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC. और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दुनिया के कंट्रीज़ को 2 ग्रुप में बांटती है, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट. तो जो कंट्रीज़ ब्लैक लिस्ट हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद दीज 39 मेंबर्स. तो ब्लैक लिस्टेड बस 2 ही कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान. जबकि ग्रे लिस्ट में बहुत सारे हैं, 17-18 कंट्री, उसमें से श्रीलंका और पाकिस्तान, सीरिया जैसे कंट्री भी हैं. तो कम से कम पाकिस्तान याद रखो क्योंकि पाकिस्तान के कारण ही बार बार FATF न्यूज़ में रहा है. बिकॉज पाकिस्तान इज़ इन ग्रे लिस्ट और बार बार FATF उसको कहता है कि हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, उसको थ्रेटन करता है. अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात कर ली जाए तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 6 मेंबर कंट्रीज़ ऑफ मिडिल ईस्ट. और ये 6 मेंबर कंट्री हैं सऊदी अरबिया, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत. तो ये हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. जो पर्सियन गल्फ के आसपास के कंट्री हैं उन्होंने मिला करके बनाया है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. लेकिन उसमें ध्यान रखना ईरान मेंबर नहीं है और ना ही इराक है. तो ईरान इराक नहीं है, बाकी सब हैं. चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. Topic number 373 is about anti-drone system that has been developed by DRDO. It can engage into soft kill of drones. Drones तो आप समझते ही होंगे, जो इस तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है जो फ्लाई करता है और इन्फॉर्मेशन निकालता है या अटैक भी कर सकता है. तो DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है विच कैन इंगेज इनटू सॉफ्ट किल. सॉफ्ट किल मतलब उसको दूर से ही जैम कर देगा, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो अपने आप वो गिर जाएगा ज़मीन पे या फिर वो फंक्शन नहीं करेगा. या हार्ड किल में इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है वो थ्रू अ लेजर बीम. तो लेजर थ्रो करके इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, दैट इज़ नोन एज हार्ड किल. तो जो सॉफ्ट किल होता है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक कर सकता है, ये हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम. जबकि हार्ड किल यानी कि लेजर की मदद से इसको किल करने का जो काम है वो 1 से लेकर के 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक किया जा सकता है. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 374 कैटल एग्रेट्स. तो कैटल एग्रेट्स एक तरह के बर्ड्स होते हैं, इस तरह के बर्ड्स होते हैं. कैटल एग्रेट्स इस साल न्यूज़ में थे क्योंकि एक टाउन है तांगला टाउन इन उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन. वहाँ के टाउन के जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं उन्होंने एक माहौल बना दिया, लोगों को डरा दिया कि ये जो बर्ड्स हैं कैटल एग्रेट्स, इनके ड्रॉपिंग से भी कोरोना वायरस फैल सकता है क्योंकि उसके ड्रॉपिंग से गंदगी होती है और गंदगी से कोरोना वायरस फैल सकता है. अब उस डर से फिर म्यूनिसिपैलिटी वालों ने और लोगों ने वहाँ के आसपास के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, इन बर्ड्स के हैचलिंग्स को गिराना शुरू कर दिया, जिस कारण से कई सारे बर्ड्स मारे गए थे. इस कारण से ये न्यूज़ में था. लेकिन आएगा ये नहीं, एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी कि तांगला में कहाँ पे बर्ड्स गिराए गए, कहाँ मारे गए. मुझे नहीं लगता वो आएगा. जो आएगा वो ये है कैटल एग्रेट्स आर लीस्ट कंसर्न इन IUCN एंड दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972.
तो अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात की जाए तो उसमें टोटल 6 शेड्यूल हैं। इसको ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आ सकता है। 6 शेड्यूल में से कैसा है कि शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में जो भी जानवर हैं, जो भी स्पीसीज़ हैं या फ्लोरा फौनाज हैं, दे गेट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन एंड ऑफेंसेस अंडर देम आर प्रिस्क्राइब्ड एज हाईएस्ट पेनल्टी। तो इसमें जो जानवर हैं उनको मारने पे हाईएस्ट पेनल्टी लगती है, शेड्यूल 1 के जो जानवर हैं और प्लस पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2। उसके बाद शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 में जो हैं दे ऑल्सो गेट प्रोटेक्शन बट पेनल्टीज आर मच लोअर। शेड्यूल 5 में वो एनिमल्स हैं दैट में बी हंटेड, फॉर एग्जांपल ये डॉग्स वगैरह अगर मर भी जाते हैं तो फिर आपको कोई सज़ा नहीं होती है, राइट। और शेड्यूल 6 में प्लांट्स हैं, तो बाकी 5 में एनिमल्स हैं, शेड्यूल 6 में प्लांट्स हैं। प्लांट्स कौन से प्लांट्स? विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग। तो शेड्यूल 6 में वो प्लांट्स हैं दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग, तो ये याद रखना। उसके अलावा याद रखना ये जो कैटल एग्रेट्स हैं दे लिव इन अ रिलेशन विथ कैटल्स known as that relation is known as proto cooperation, इसीलिए इनका नाम है कैटल एग्रेट्स, बिकॉज दीज कैटल एग्रेट्स लिव इन अ रिलेशनशिप विथ द कैटल्स। उस रिलेशनशिप का नाम है प्रोटो कोऑपरेशन। तो प्रोटो कोऑपरेशन क्या है जरा समझो। प्रोटो कोऑपरेशन में कैसा है कि 2 एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, 2 स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंस कोई ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ना रहे तो दूसरा मर जाएगा। इस तरह के रिलेशनशिप को कहा जाता है प्रोटो कोऑपरेशन। तो अलग अलग तरह के रिलेशनशिप होते हैं एनिमल्स के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 स्पीसीज। तो अलग अलग रिलेशनशिप में जैसे म्यूचुअलिज्म में द 2 स्पीसीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन एन इसेंशियल फैशन, यानी कि अगर एक ना हो तो दूसरा मर जाएगा। फॉर एग्जांपल कोरल्स एंड रीफ्स। तो यही अंतर है म्यूचुअलिज्म में और प्रोटो कोऑपरेशन में। दोनों में 2 स्पीसीज एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं, लेकिन म्यूचुअलिज्म में द रिलेशनशिप इज एसेंशियल, जबकि प्रोटो कोऑपरेशन में रिलेशनशिप इज नॉट एसेंशियल। उसके अलावा होता है कॉमेंसलिज्म, जहाँ पे एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना कोई नुकसान होता है। एक होता है पैरासाइटिज्म, जिसमें एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये कैट है, इसके ऊपर ये इस तरह का टिक जब आ जाएगा तो कैट का खून पीता है, तो कैट को नुकसान हो रहा है, स्टिक को फ़ायदा हो रहा है, तो दिस इज़ पैरासाइटिज्म। और ये है कॉमेंसलिज्म, वेल। और ये जो एक तरह का स्पीसीज़ है, ये वेल के पीछे पीछे घूमता है और उस वेल जो भी खाना छोड़ देती है उसको ये खा लेता है। तो इसको फ़ायदा हो रहा है लेकिन वेल को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो दैट इज़ कॉमेंसलिज्म। तो कैटल एग्रेट्स न्यूज़ में थे क्योंकि तांगला टाउन उदालगिरी में ऑन द सस्पिशन ऑफ बॉम्बिंग स्प्रेडिंग कोविड-19 कई सारे कैटल्स को मार दिया गया, कैटल एग्रेट्स को मार दिया गया। IUCN में दे आर लीस्ट एंडेंजर्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दे आर पुट अंडर शेड्यूल 4, मतलब उनको मारने पे थोड़ी बहुत पेनल्टी है। और कैटल शेयर प्रोटो कोऑपरेशन विथ कैटल एग्रेट बर्ड्स। तो अलग अलग तरह के रिलेशनशिप भी मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अलग अलग शेड्यूल्स में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 375 इज़ अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑफ इंडिया। तो देखो, सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास आया 1961 में, जो हम ब्रिटेन से लेकर के आए, और उसका नाम था HMS हरकुलस इन ब्रिटेन। इंडिया में हमने उसका नाम रख दिया INS विक्रांत। ये 1997 में रिटायर हो गया। इस INS विक्रांत ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। 1987 में हम दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर के आए INS विराट, जो भी हम ब्रिटेन से ही लेकर के आए। इसका नाम ब्रिटेन में HMS हर्मिस था, इंडिया में हमने इसका नाम रख दिया INS विराट। ये 2017 में रिटायर हो गया। उसके अलावा देखो 2013 में हम लेकर के आए INS विक्रमादित्य, दैट वाज ब्रॉट फ्रॉम सोवियत यूनियन, रसिया। उसका रसिया में नाम था एडमिरल गोर्स्क्योव। इट इज़ ऑपरेशनल टिल नाउ, अभी ये फंक्शन कर रहा है, इट हैज़ नॉट बीन रिटायर्ड। 2021 यानी कि हाल फिलहाल में हमने एक अपना खुद का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर लिया जिसका नाम है INS विक्रांत, जिसकी हाल फिलहाल में सी ट्रायल्स भी स्टार्ट हो गई है। और फ्यूचर में हम एक और लेकर के आएंगे 2025 के आसपास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनस, जिसका नाम होगा INS विशाल। तो ये फिगर की मदद से भी याद कर लेना। विक्रमादित्य अभी तक फंक्शनल है, ये रसिया से लेकर के आए। विक्रांत विशाल हम अपना खुद का बना रहे हैं। 2021 में विक्रांत आ चुका है, विशाल फ्यूचर में आएगा। और विक्रांत पहले भी था जो हम ब्रिटेन से लेकर के आए, तो उसके अलावा विराट था जो हम ब्रिटेन से लेकर के आए थे। दोनों अब रिटायर हो चुके हैं।
चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 376 इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इट वाज फाउंडेड इन 1969। इसके टोटल 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस्लामिक पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंटली है। इसका सेक्रेटेरिएट है इन जेद्दा, सऊदी अरबिया। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर टू इट, नाइदर ऑन ऑब्जर्वर स्टेट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश ने 2018 में प्रपोज किया था कि चूँकि दुनिया के 10% मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया को भी कम से कम ऑब्जर्वर स्टेटस तो दिया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया था उस प्रपोजल को। जो पिछला समिट हुआ था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, दैट वाज हेल्ड इन नाइजर, दैट वाज 47th समिट, दैट वाज हेल्ड इन 2020। 40th समिट होने वाला है इस साल 2021 में पाकिस्तान में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन काफ़ी न्यूज़ में है, चर्चा में रहा है, क्योंकि हर बार इस प्लेटफॉर्म की मदद से पाकिस्तान ने इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया है। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि नाइजर में हुआ था, क्योंकि नाइजर वाले प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान ने बहुत ड्रामा किया था, नौटंकी की थी कि अरे इंडिया के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन यूएई और सऊदी अरबिया ने सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो हो सकता है कि नाइजर भी आपसे पूछ ले, तो ध्यान रखना। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 377 इज़ अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हर साल 1 से 10 दिसंबर को हमारे स्टेट ऑफ नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाना शुरू किया गया ऑन 1 दिसंबर 1963, विच इज़ देयर स्टेटहुड डे एज वेल, नागालैंड का। कैसा है कि उस दिन वहाँ के हम उस टाइम के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ने इनकरेज किया नागालैंड के लोगों को कि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाएं, ताकि हॉर्नबिल के पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके। अदरवाइज उसके पहले कई सारे नागा ट्राइब के लोग हॉर्नबिल को हंटिंग करते थे, उसका मीट भी खा जाते थे, तो हॉर्नबिल की पॉपुलेशन कम हो रही थी धीरे धीरे। तो राधाकृष्णन साहब ने, प्रेसिडेंट राधाकृष्णन साहब ने स्टेटहुड डे पे उनको इनकरेज किया कि भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाओ, हॉर्नबिल का रेस्पेक्ट करो। तो तब से हॉर्नबिल फेस्टिवल मन रहा है नागालैंड में। लेकिन याद रखना, आपको बेवकूफ़ बना सकता है एपीएससी। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ज़रूर मनता है, लेकिन हॉर्नबिल इज़ नॉट अ स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड। स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड इज़ ब्लाइथ्स ट्रैगोपैन। और हॉर्नबिल की अगर बात की जाए तो इट इज़ नियर थ्रेटेंड इन IUCN, तो मतलब कोई ख़तरा है नहीं इसके पॉपुलेशन पे कुछ खास। हॉर्नबिल इज़, ग्रेट हॉर्नबिल इज़ नॉट अ स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड, बट इट इज़ स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, तो दो कोने हमारे देश के, एक तरफ केरला, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, दोनों जगह हॉर्नबिल मिलता है। इससे रिलेटेड यूपीएससी 2016 में ऑलरेडी सवाल आ चुका है। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 378, फिशरीज स्कीम्स इन आसाम। तो अगर फिशरी सेक्टर की बात की जाए आसाम के अंदर, तो 2019-20 का डाटा आ चुका है। 2019-20 में हमने 3.73 लाख मेट्रिक टन्स फिशरीज प्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी भी वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ फिशरीज टू मीट आवर टोटल रिक्वायरमेंट। मतलब अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं बने। अभी भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से हमारा स्टेट आसाम फिश इंपोर्ट करता है। जो वर्ल्ड फिशरी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को, और उस दिन हमारे सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ अवार्ड देती है, फिशरीज़ अवार्ड। तो वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को उस टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ फिशरी अवार्ड देती है। तो फिशरी अवार्ड ऑफ 2019-20 किसको किसको मिला, जरा देखते हैं। बेस्ट स्टेट के अवार्ड कौन कौन से स्टेट्स को मिले, तो मरीन स्टेट्स में यानी कि कोस्टल स्टेट्स में उड़ीसा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट स्टेट। इनलैंड स्टेट में यूपी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट स्टेट, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स रीजन में आसाम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज फिशरी अवार्ड 2019-20। जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फिशरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, उसमें है घरे घरे पुखरी घरे घरे मार्च, दैट वाज ब्रॉट इन 2016-17। फोकस था कि वी शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फिश प्रोडक्शन बाय 2020-21। इसके अंतर्गत इंडिविजुअल पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं, हर एक घर में इंकरेज किया जा रहा है। कम्युनिटी पॉन्ड्स भी बनाए जा रहे हैं कलेक्टिव तरीके से। इंडिविजुअल पॉन्ड्स का एरिया लगभग 1 बीघा का हो रहा है, यानी कि 0.14 हेक्टेयर। कम्युनिटी पॉन्ड का एरिया लगभग 7.5 बीघा का है, दैट इज़ अबाउट 1.0 हेक्टेयर। उसके अलावा एक दूसरी स्कीम लाई जा रही है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो है आसाम फिशरीज डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ये स्कीम की फंडिंग आएगी फ्रॉम जीका आई होप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ जापान।
तो जीका प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसकी फंडिंग हो रही है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ने तो अभी अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आसाम फिशरी डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट इज़ येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 379, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जरा ध्यान से समझना, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को एक कानून के अंतर्गत बनाया गया है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, इसका काम होता है टू गिव अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स और ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स। कोई भी अगर नया क्लिनिकल ट्रायल होने वाला किसी भी ड्रग्स का या वैक्सीन का, तो वो उसका स्टैंडर्ड ये CDSO ही ले डाउन करता है और उसको अप्रूवल भी यही देता है। अब ज़रा ध्यान से समझना, ये ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, एक ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पोस्ट है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हु गिव्स फाइनल अप्रूवल टू द वैक्सीन एंड ड्रग्स। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे ही है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर पोस्ट है DGCI का, डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया VG सोमानी साहब, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही अप्रूवल दिया है जो तमाम हमारे यहाँ पे वैक्सीन अप्रूवल मिले ना, इमरजेंसी यूज वैक्सीन जैसे कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड, उसका अप्रूवल ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से ही आया है। तो सवाल किस तरह का आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन अप्रूवल टू वैक्सीन इन इंडिया। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो आंसर होगा CDSCO, अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है तो। और अगर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी और पर्सन हैज़ गिवन अप्रूवल, तो फिर आंसर होगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि ये जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जब पोस्ट है ना, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और फाइनल अप्रूवल जो वैक्सीन की हैं उन्हीं के यहाँ से आई हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 380 इज अबाउट कोवैक्स प्लेटफॉर्म। तो देखो ये कोवैक्स प्लेटफॉर्म क्या है वो ज़रा समझो। देखो मान लो दुनिया में किसी कंट्री ने, किसी कंपनी ने वैक्सीन बना लिया, तो अब इस वैक्सीन को तो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अप्रूवल दे सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला, कोविशील्ड को मिला, बाद में उस स्पुतनिक वैक्सीन को अप्रूवल मिला, तो एक पर्टिकुलर कंट्री अप्रूवल दे सकता है सरकार। उसके अलावा WHO ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, WHO ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कोवैक्स प्लेटफॉर्म। ये कोवैक्स प्लेटफॉर्म WHO ने मिल करके बनाया विथ 2 ऑर्गेनाइजेशंस, दिस CEPI एंड गावी फाउंडेशन। तो CEPI इज़ कंट्रोल फॉर एपिडेमिक, इस तरह का कुछ उसका फुल फॉर्म है, पूरा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। CEPI और गावी फाउंडेशन, ये 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके WHO ने प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें कैसा है कि ये जो वैक्सीन अगर आपने बना लिया, तो वैक्सीन बनाने के बाद पहले WHO से आपको अप्रूवल लेना होगा। एक तो आप अपने देश में अप्रूवल लेकर के अपनी सरकार से और अपने देश में अपने सिटीजन्स को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैक्सीन इंटरनेशनली लोगों को मिले, तो उसके लिए पहले आपको WHO से अप्रूवल लेना होगा। और WHO जब अप्रूव कर देगा, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग कर देगा उसका WHO, फिर जाकर के आपका वैक्सीन कोवैक्स प्लेटफॉर्म की मदद से दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप वैक्सीन बनाइए और अपनी सरकार से अप्रूव करा लीजिए, या आपको किसी दूसरी देश में बेचना है, मान लीजिए भूटान में बेचना है, तो भूटान की सरकार से अप्रूव करा लीजिए, फिर आप भूटान में भी बेच सकते हैं। एक तरीका तो यह है इंडिविजुअल बेचने का, लेकिन अगर आप ग्लोबल तरीके से बेचना चाहते हैं WHO की मदद से, तो पहले WHO से अप्रूवल लीजिए, और WHO से अप्रूवल लेने के बाद आपका वैक्सीन पूरे दुनिया भर में बटेगा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म बनाया है कोवैक्स प्लेटफॉर्म, ये 3 एजेंसीज ने मिलकर के बनाया है, और इस प्लेटफॉर्म की मदद से दुनिया के अलग अलग देशों में ये वैक्सीन बटेगा। अब दुनिया के अलग अलग देशों को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जो कंट्री है वो जो रेड कलर से दिखाया गया है, इन देशों को सस्ते दामों पे, सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा कोवैक्सीन, ये जो भी वैक्सीन्स हैं जो यहाँ अप्रूव हो चुकी हैं कोवैक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जो रेड कलर से दिखाया है उनको सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, जो ग्रीन कलर से दिखाया है उनको मार्केट रेट पे मिलेगा। तो सब देशों को सब्सिडाइज रेट पे वैक्सीन्स नहीं मिलेंगी। हमारे देश की जैसे 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो कोविशील्ड को ये कोवैक्स प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड कर लिया गया है,
क्योंकि कोविशील्ड को WHO ने अप्रूवल दे दिया था इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, लेकिन कोवैक्सीन अभी भी प्रोसेस में है, कोवैक्सीन को अभी तक वो मिला है नहीं। मतलब हो सकता है किसी भी दिन आ जाए न्यूज़ कि कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में दे दिया है WHO ने, क्योंकि सारा फॉर्मेलिटी लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक कोवैक्सीन का इमरजेंसी यूज लिस्टिंग ऑफ WHO में वो इंक्लूड नहीं हुआ है। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 381 असम दिवस। अब यहाँ से मैंने दिसंबर के करंट अफेयर्स शुरू कर दिए हैं, तो अब अभी से हम लोग दिसंबर करेंगे, फिर नवंबर करेंगे, दिसंबर 2020, फिर नवंबर 2020। अब असम दिवस के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये मोस्टली हिस्ट्री का पार्ट है, बट फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। असम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, because on this day 22nd December 1222 Sukafa reached Brahmaputra Valley at Namru. He established his first capital at Cheraideo in 1253. तो 2 दिसंबर को हम मनाते हैं अपना स्टेटहुड डे या असम दिवस। 1 दिसंबर को नागालैंड मनाता है अपना स्टेटहुड डे, 1 दिसंबर 1963 को। इस दिन नागालैंड बिकेम 16th स्टेट ऑफ इंडिया, बीइंग सेपरेटेड आउट ऑफ असम। तो देखिए ना, ये इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 382 इज अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी मनाया जाता है। जो थीम था 2020 का था, दैट वाज बिल्डिंग बैक बेटर। इंटरनेशनल स्टेप्स जो डिसेबल पर्सनस के लिए लिए गए हैं उनमें से कुछ देख लीजिए, जैसे इंचियोन स्ट्रैटेजी। इंचियोन इज ए प्लेस इन साउथ कोरिया। तो इंचियोन स्ट्रैटेजी एक इंटरनेशनल स्टेप है फॉर डिसेबल्ड पीपल। दैट इंचियोन स्ट्रैटेजी हैज़ बीन adopted for 10 years from 2013 to 2022, adopted by Asia Pacific countries for welfare of the people with disability. India is a signatory of इंचियोन स्ट्रैटेजी। एक था बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, 2002 में लाया गया था, दैट इंडिया वाज आल्सो मेंबर ऑफ दिस। उसके अलावा 1983 से 1992 तक यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था डिकेड फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स। अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया के अंदर 2.21% ऑफ पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच मेक्स इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ इन द वर्ल्ड। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया था 2016 में, जिसमें टोटल 21 तरह के डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। उसके अलावा इस एक्ट के मदद से डिसेबल्ड लोगों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 5% का रिजर्वेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। और 6 से 18 साल के बच्चों के लिए कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन है। नॉर्मली कैसा होता है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, लेकिन डिसेबल्ड बच्चा है तो 6 से 18 साल तक फ्री एजुकेशन है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 383 इज अबाउट यूरेनियम इनरिचमेंट। तो देखो यूरेनियम जो होता है ना, नेचुरली यूरेनियम तो वैसे आपको पता है कि फिजन रिएक्शन में काम आता है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो नेचुरल यूरेनियम होता है ना, दैट इज़ फाउंड इन मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप्स। यूरेनियम 235 जो नेचुरली सिर्फ 0.8% होता है, जबकि यूरेनियम 238 जो दूसरा आइसोटोप है वो नेचुरली 99.2% होता है। और ये जो यूरेनियम 238 है ये फिसाइल नहीं होता है, इसका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में काम नहीं आ सकता। ये जो यूरेनियम 235 होता है यही फिसाइल होता है। तो किया क्या जाता है कि जब यूरेनियम निकाल के लाते हैं तो उसमें सिर्फ 0.8% यूरेनियम 235 है जो फिसाइल है। यूरेनियम 238 तो किसी काम का है नहीं, 99.2%। तो अगर हमको पावर बनाना है या न्यूक्लियर बम बनाना है तो यूरेनियम इनरिचमेंट करना होगा। यूरेनियम इनरिचमेंट मतलब इसको कम करना होगा, मिक्सचर में से यूरेनियम 238 को कम करना होगा और वेटेज और परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 को बढ़ाना होगा। तो उसी को कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। तो यूरेनियम इनरिचमेंट अगर 4% तक कर दिया जाए, यानी कि ओवरऑल 4% तक यूरेनियम 235 हो गया, तो वैसे यूरेनियम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पावर प्रोड्यूस करने के लिए। अगर यूरेनियम को 20% तक इनरिच कर लिया गया, मतलब 80% हो गया यूरेनियम 238 और 20% हो गया यूरेनियम 235, तो वैसे यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 384 इज अबाउट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में बनाया गया था बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, पेरिस क्लाइमेट डील और वो सब चीज़ें होती हैं, उसके जो फैसले होते हैं कि कितना हमें कमिटमेंट करना है, क्या कब तक
कार्बन इमिशन को कट डाउन करना है, उसके जो फैसले होते हैं दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन IPCC। इसी ने रिपोर्ट दिया था कि हमें ओवरऑल टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना चाहिए बाय 2100 एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के प्लेटफॉर्म पे जो फैसले होते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के उस IPCC के रिपोर्ट के बेसिस पे होता है। लेकिन IPCC खुद कोई रिसर्च नहीं करता। एक ऐसा है कि दुनिया भर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च करते हैं उसको एक्यूमुलेट करके रिपोर्ट बना करके UNFCCC को दे देता है। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। एक्चुअली मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कवर हो गया है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको तकलीफ हो सकती है। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 385 इज अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिछले साल खूब न्यूज़ में रहा है, ठीक है जी, क्योंकि वो आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बाइक पे फ़ोटो डाल दी थी, फिर प्रशांत भूषण ने उस पर ट्वीट कर दिया था, तो प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया, बहुत न्यूज़ में था। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए क्या क्या प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 129 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकता है और हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकता है अंडर आर्टिकल 215। यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं अपने खिलाफ, जबकि जो लोअर कोर्ट्स हैं दे डू नॉट हैव डायरेक्ट पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। They do not have direct power to initiate contempt of court. Contempt of court has not been defined in the constitution. और इसी कारण से सिर्फ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ला सकता है, हाई कोर्ट अपने खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ला सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कैसे लगेगा, दैट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ वाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज ब्रॉट बाय द इंडियन पार्लियामेंट। इसके हिसाब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन बी बोथ क्रिमिनल और एज वेल एज सिविल ऑफेंस। तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह के कंटेम्प्ट को वो क्रिमिनल ऑफेंस मानती है, किस तरह के कंटेम्प्ट को वो सिविल ऑफेंस मानती है या क्रिमिनल ऑफेंस मानती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखो या तो सुओ मोटो ले सकता है कोर्ट, यानी कि खुद से ही ले सकता है, कोर्ट को लगता है कि उसका कंटेम्प्ट हुआ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस ले सकता है। उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है इंडिविजुअल। आप जाकर के गुवाहाटी हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं कि सर आपका कंटेम्प्ट हुआ है, यहाँ पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लीजिए, या आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं कि सर आपका कंटेम्प्ट हुआ है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लीजिए। लेकिन इस केस में अगर कोई मान लीजिए प्राइवेट इंडिविजुअल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करना चाहता है, सुओ मोटो नहीं है, यानी कि कोर्ट ने खुद से नहीं लिया, प्राइवेट इंडिविजुअल देना चाहता है, तो उस केस में वो जो पिटीशन है, अगर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन डालना चाहते हैं तो दैट पिटीशन मस्ट बी साइंड बाय एडवोकेट जनरल, और अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप डालना चाहते हैं पिटीशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो दैट पिटीशन मस्ट बी साइंड बाय अटॉर्नी जनरल और द सॉलिसिटर जनरल, तभी जाकर के कोर्ट उस पिटीशन को लेगा। इतना डेप्थ में तो देखो APSC में नहीं आएगा, UPSC में ज़रूर आ सकता है। मोटा मोटा ध्यान रखना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ये इस तरह का सवाल आ सकता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 386 इज अबाउट डैम्स बाय चाइना ऑन ब्रह्मपुत्र। तो देखो चाइना कई सारे डैम्स बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे, ऐसे भी खबरें आती रहती हैं कि चाइना जो है इन डैम्स को बना करके और ब्रह्मपुत्र के पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब डैम्स के नाम याद रख लो, थोड़ा बहुत हो सकता है PT में पूछ ले, दागू डैम्स, जेक्सू डैम, जांगमू डैम, जियाचा डैम, हो सकता है PT में आ जाए। तो ये सब 4 डैम हैं, दागू, जेक्सू, जांगमा और जांगमू, जियाचा डैम। तो एक बार देख लेना PT से पहले, क्या पता आ जाए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 387 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट जरा समझो है क्या। देखो दिसंबर में खबर आई थी कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ हनी बिकता है ना, शहद, वो नकली है, उसमें 50% से भी ज़्यादा शुगर वाटर मिलाया हुआ है। और हमारे देश की जो एजेंसी है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को देखने के लिए FSSAI, वो उसको पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि इतनी सफाई से इन्होंने उसमें शुगर का वाटर मिलाया है, शुगर मिक्सचर मिलाया है। तो कैसे पकड़ा गया कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो हनी मिल रहा है उसमें ज़्यादातर जो कंटेंट है वो शुगर वाटर है, वो पकड़ा गया थ्रू अ टेस्ट जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस टेस्ट। ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस टेस्ट कराया गया जर्मनी के एक लैब में, जिससे पता चला कि ज़्यादातर जो हनी वाली कंपनियाँ हैं वो हमारे यहाँ पे हनी के नाम पे चीनी का घोल पिला रही हैं हमें, ठीक है जी। और FSSAI उसको पकड़ नहीं पा रहा है। ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट में कैसा होता है कि किसी भी सब्सटेंस का प्योरिटी पता चल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिन ऑफ द सब्सटेंस। तो हर एक सब्सटेंस का अपना एक स्पिन होता है, अब उसके उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो अगर प्योर होगा तो सबका स्पिन एक ही डायरेक्शन में होगा, अगर इम्प्योर होगा तो स्पिन अलग अलग डायरेक्शन में होगा। उसके बेसिस पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट में पकड़े जाते हैं ये सब्सटेंस प्योर है या नहीं है। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए
तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006 विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 388, बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करती है, हर साल 10 बेस्ट पुलिस स्टेशंस का नाम देती है। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम देती है। अब 10 के 10 का नाम तो याद कर नहीं पाओगे, तो याद रखो सबसे पहले कौन है, बस नंबर 1 याद रखो। मणिपुर के अंदर थौबाल डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस स्टेशन है नोंगपो सेकमाई पुलिस स्टेशन, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन कहा गया है अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। दूसरी बात बस ये याद रखो कि आसाम का कोई भी पुलिस स्टेशन टॉप 10 में नहीं है। और मोइत्री स्कीम तो याद होगा ही कि हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए मोइत्री स्कीम लाया जा रहा है। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 389, सर्जरी बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। अब पता नहीं ये सवाल कैसे आएगा, लेकिन मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि कुछ भी आए इस तरह से रिलेटेड तो आप उसको कर पाओ। देखो हमारे यहाँ पे आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष खोला गया है, चलाया गया है, ताकि हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जैसे आयुर्वेदा या यूनानी, उन सब को थोड़ा सा उसको कंक्रीट तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसलिए खोला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर एक बॉडी है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इस कानून की मदद से इस बॉडी को बनाया गया है। जैसे कैसे हमारे यहाँ पे ICMR है ये एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, DGCI है एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इस सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को काम दिया गया है कि आप इंडियन मेडिकल सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप कीजिए। तो इस सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन वालों ने क्या किया था, हाल फिलहाल में दिसंबर 2020 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको भी सर्जरी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मतलब चीर फाड़ की ट्रेनिंग उनकी भी लेनी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए। इस पर बहुत बवाल हो गया था। ये जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं कह रहे हैं कि अगर ये लोग भी सर्जरी करेंगे तो सारे पेशेंट तो मर जाएंगे, तो ये सब बवाल हो गया था। ठीक है जी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन इस बॉडी ने कहा था, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इट आस्क्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स टू रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग अंडर जनरल सर्जरी, जिसको लेकर के बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। जिस पे फिर अखबारों में ये भी आ रहा था कि भाई आयुर्वेदा में सर्जरी पहले से होती रही है, तो ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकते। उस कॉन्टेक्स्ट में आया था कि सुश्रुत संहिता, अ बुक रिटन बाय महर्षि सुश्रुत इन वे बैक 5th to 6th century BC वाज ए बुक ऑन सर्जरी। यानी इनफैक्ट ये जो महर्षि सुश्रुत हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसी टाइम में सर्जरी किया करते थे महर्षि सुश्रुत। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 390 इज कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। तो देखो एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। इसमें जो जो खतरनाक ड्रग्स होते हैं जिनका ट्रेड पे, प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन होता है, उनका नाम इसमें लिखा हुआ होता है। तो एक कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स लाया गया था 1961 में। इसके टोटल 53 मेंबर कंट्रीज सिग्नेटरी हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये 53 कंट्रीज हैं इसके मेंबर कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के। इसके अंदर जो शेड्यूल 4 है उसमें लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ डेडली एंड एडिक्टिव ड्रग्स जिनका सेल, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन सब पे बैन है। तो शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है वो सारे ड्रग्स जिनका प्रोडक्शन पे, सेल पे, कंजम्पशन पे बैन है, और ये 53 कंट्रीज इसको मानते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसी के हिसाब से फिर हमने NDPS एक्ट भी बनाया था 1985 वाला। तो अब शेड्यूल 4 में कैनेबिस भी था अभी तक। ठीक है जी, शेड्यूल 4 में अभी तक कैनेबिस भी था, लेकिन हाल फिलहाल में WHO के कहने पे कैनेबिस को इससे हटाया गया है। क्यों? क्योंकि WHO ने कहा कि कैनेबिस देखो बहुत सारे मेडिकल यूजेज में भी आता है, तो कैनेबिस को अगर शेड्यूल 4 में रखा जाएगा तो मेडिकल यूजेज के लिए रिसर्च कैसे किया जा सकेगा, इसलिए कैनेबिस को शेड्यूल 4 से हटा दिया जाए। द लिस्ट ऑफ डेडली एडिक्टिव ड्रग्स अंडर कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, उसमें से हटा दिया जाए कैनेबिस को। WHO के रिकमेंडेशन पे इस कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स के अंदर एक रिजोल्यूशन लाया गया। भाई 53 कंट्रीज मिलकर के बैठे, बोले बताओ इसको हटाना है कि नहीं हटाना है कैनेबिस को शेड्यूल 4 से। उस पर वोटिंग हुई और 53 में से 27 कंट्रीज ने कहा कि हाँ ठीक है, WHO कह रहा है तो कैनेबिस को हटा देते हैं इस शेड्यूल 4 से, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करने की ज़रूरत है, और जब तक शेड्यूल 4 में तब तक रिसर्च वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो 27 कंट्रीज ने वोट किया येस इट शुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ शेड्यूल 4 एंड दैट इज व्हाट वाज रिमूव्ड, और अब इस पर रिसर्च हो सकता है। और इंडिया ऑल्सो फेवर्ड फॉर रिमूवल ऑफ कैनेबिस आउट ऑफ शेड्यूल 4,
ऑफ कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 391 इज अबाउट प्राइसिंग ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस। तो पाइप्ड नेचुरल गैस, जो घरों घरों में जो नेचुरल गैस सप्लाई किया जा रहा है पाइप के थ्रू, उसको कहा जाता है पाइप नेचुरल गैस। है तो वो नेचुरल गैस ही, चाहे CNG हो चाहे PNG हो, सब है तो एक ही नेचुरल गैस है। पाइप्ड नेचुरल गैस की प्राइसिंग किस तरह से होगी, इसको डिटरमाइन करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। और इस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को बनाया गया अकॉर्डिंग टू एन एक्ट नोन एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट ऑफ 2006। इनफैक्ट जो भी रेगुलेटर है, जैसे RBI हो गया, SEBI हो गया, IRDA हो गया, सब एक कानून के ही मदद से बनता है। तो सब के सब स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, ठीक है जी। अभी ये भी एक रेगुलेटर है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, तो ये भी एक कानून की मदद से बना है। नेचुरल गैस से रिलेटेड एक और डाटा देख लो। नेचुरल गैस जो है, पूरा हमारे देश में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका 6.2% एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचुरल गैस। भारत सरकार का टारगेट है कि नेचुरल गैस से कम 15% ऑफ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए बाय 2030, क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो क्लीन भी है और सेफ़ भी है। सेफ़ कैसे है कि नेचुरल गैस एयर से हल्का होता है, तो इस कारण से अगर नेचुरल गैस लीक भी हो गया तो वो हवा में ऊपर उड़ जाता है और नीचे कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। अब ये न्यूज़ में क्यों था वो भी ज़रा समझ लो, क्या पता इतना ना पूछे बट फिर भी समझ लो। ये जो रेगुलेटर है ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसने नया नियम क्या बनाया है कि जो नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, पाइप्ड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, वो लोग अपने यहाँ से लेकर के 300 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक सेम प्राइस रखेंगे। भाई अब आप मान लो गुवाहाटी से सप्लाई कर रहे हैं, तो गुवाहाटी से 300 किलोमीटर डिस्टेंस तक आप सप्लाई के प्राइस में अंतर नहीं करेंगे, वो यूनिफॉर्म प्राइस होगा। और फिर 300 किलोमीटर से बाहर वाले एरिया के लिए यूनिफॉर्म प्राइस होगा। ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर तक का है कोई और तो रेंज और उसके लिए प्राइस कुछ और, 150 किलोमीटर तक है तो कुछ और। 300 किलोमीटर तक सेम रेट और 300 किलोमीटर के बाद सेम रेट, तो दो ही रेट होंगे। इससे कन्फ्यूजन कम होगा PNG कनेक्शन लेने में लोगों को। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 392 इज अबाउट रोहिंग्याज ऑन भसान 4। तो रोहिंग्याज के बारे में तो हम समझ ही चुके हैं कि कई सारे रोहिंग्याज म्यांमार से निकल के और बांग्लादेश में रिफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं। तो अब बांग्लादेश ने हाल फिलहाल में क्या शुरू किया है कि इन रोहिंग्याज को अपने मेन लैंड से हटा के एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे भसान 4, उस पर सेटल करा रहा है। ये भसान 4 कैसा है, 2006 में निकल के आया, उसके पहले था भी नहीं। लेकिन चूंकि ये जो रिवर है मेघना रिवर, इसके डिपॉजिट के कारण ये भसान 4 बन गया है। तो जो सेडिमेंट ला करके वो डिपॉजिट करता है, इस कारण से भसान 4 बन गया है, दलदल जैसा मड का भसान 4 बन गया है। अब यहाँ पे बेचारे रोहिंग्यास क्या करेंगे, ना कुछ उगा सकते हैं क्योंकि दलदल है वहाँ पे। आप समझिए कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कितने ज़्यादा होंगे, मलेरिया वगैरह, या फिर आप समझो इन जापानीज इंसेप्टाइटिस वगैरह, चिकनगुनिया कितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो भी दलदल वाली जगह होती है वहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा का पूरा दलदल है। लेकिन बांग्लादेश ज़बरदस्ती इनको यहाँ इस भसान 4 पे रीसेटल करा रहा है, बोल रहा है या तो म्यांमार जाओ नहीं तो यहाँ जाओ, भसान 4 पे जाओ। चलो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 393 इज अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन। तो काफ़ी सरल सा न्यूज़ है। इंडिया और अमेरिका ने दिसंबर 2020 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 394 होम स्टे इन थारू एरिया। जरा समझिए क्या है थारू। तो ये जो एरिया है जहाँ पे हिमालय पर्वत का जो फुट वाला एरिया है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, उसको हम लोग कहते हैं तराई एरिया, ठीक है जी। ये तराई एरियाज में रहते हैं थारूज। तो थारूज या तो इंडिया में रहते हैं नहीं तो नेपाल में रहते हैं, दोनों के फुट हिल्स वाले एरिया में, कॉमन एरिया में रहते हैं। इंडिया के अंदर दे लिव इन उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर थोड़ा बहुत उत्तराखंड में। ये थारू जो है, उसका वर्ड जो है थारू, इट हैज़ कम फ्रॉम द बुद्धिस्ट वर्ड स्थावीर या थेरावाद बुद्धिज़्म। ये थारूज न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन थारू लोगों को के लिए एक स्कीम लेकर के आए थे जिसमें इन थारू लोगों को मॉनेटरी सपोर्ट दिया जा रहा है कि वो अपने अपने एरियाज़ में होम स्टे बनाना शुरू करें ताकि वहाँ पे टूरिज़्म बढ़े और थारू लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। तो इसी कारण से थारूज न्यूज़ में थे। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है APSC के लिए, लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ले आपसे कि थारू ट्राइब कहाँ रहता है, क्या करता है। तो इस फुट हिल्स में रहता है, तराई एरिया में, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 395 गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन कैसा है, मैंड मिशन है जिसमें हम 3 अपने एस्ट्रोनॉट्स को
स्पेस फ्लाइट में बिठा करके लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। तो इट इज़ ए मैन्ड मिशन, गगनयान मिशन। इसरो का मिशन है जिसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे स्पेस के अंदर लो अर्थ ऑर्बिट में, और लगभग 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे, और लगभग 5 से 7 दिन तक वो स्पेस में रहेंगे, वापस से लौट के आएंगे। और इसके लिए जो सैटेलाइट जो रॉकेट यूज किया जाएगा वो होगा GSLV Mach 3, जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रॉकेट लॉन्चर होगा। ठीक है जी, अभी इसको बनाया ही जा रहा है, पूरी तरह से बन के कंप्लीट भी नहीं हुआ GSLV Mach 3, इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो टारगेट तो यही था कि 2022 तक गगनयान मिशन लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन शायद से अब ये हो नहीं पाएगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण थोड़ा सा लेट हो गया है। ठीक है जी। अभी गगनयान मिशन में कैसा है कि ये 2 स्टेप में होगा। फेज 1 में पहले एक रोबोट भेजा जाएगा, ह्यूमन लाइक रोबोट, जिसका नाम है व्योम मित्र। सो दिस इज ए लेडी ह्यूमन लाइक रोबोट, जिसको कहते हैं ह्यूमनाइड रोबोट। तो फेज 1 में इसको भेज के देखा जाएगा कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जब सब ठीक रहेगा तो फेज 2 में फिर हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे, 3 एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग अ वुमेन एस्ट्रोनॉट। तो ये था हमारा गगनयान मिशन, लेकिन थोड़ा लेट चल रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। अभी गगनयान मिशन, इट इज ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बाय इसरो बाय 2022। 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग अ वुमेन विल बी सेंट। लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे ये लोग 5 से 7 दिन। इट विल बी सेंट बाय GSLV Mach 3। उसके पहले फेज 1 में एक व्योम मित्र नाम का रोबोट, लेडी रोबोट भेजा जाएगा, जिसके ऊपर स्टडी किया जाएगा द इम्पैक्ट, कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, कल फिर इससे हम लोग आगे चलेंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।